Hello student, today I am going to teach you history chapter 3 the Delhi सल्तनत। आज का टॉपिक है तुगलक डिनेस्टी। इसके पिछले पार्ट में आपने स्लेव और मामलुक डिनेस्टी के बारे में एंड खिलजी डिनेस्टी के बारे में पढ़ा था। और टुडेज टॉपिक है तुगलक डिनेस्टी। तुगलक डिनेस्टी यानी कि इस तुगलक डिनेस्टी के शासकों ने 1320 से लेके 1412 तक शासन किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डिनेस्टी की नींव 1320 ईस्वी में डाली थी। वो 1325 में डेथ कर गया और उसके बाद उसका सन जौना खां, जो कि बाद में जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस नाम का टाइटल उसने अपने आप को दिया, तो वो उसका उत्तराधिकारी बना। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक का माना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मेरिट पे स्ट्रेस दिया, यानी कि गुण पे ज़्यादा दबाव दिया। और वो कई जो भी व्यक्ति जो भी मेरिट रखते थे, जो योग्यता रखते थे, तो उनको उसने हाई पोजीशन पे यानी कि ऊंचा स्थान दिया। और वो इसके कारण जो नोबल्स थे, नोबल यानी कुलीन लोग, जो अमीर लोग जो थे, तो वो उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने उसका कॉपरेट करने से, उसका साथ देने से, मोहम्मद बिन तुगलक का साथ देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ग्रैंड प्लान बनाए, यानी कि बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए और उसने कई नई नीतियों से भी इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन ये उसकी जो नीतियाँ थी वो प्रॉपरली कैरी नहीं की गई। उसके एक्सपेरिमेंट जो थे वो फेल हो गए, जिसके कारण उसका जो प्रेस्टीज था वो कम हो गया, उसकी इज्जत कम थी। रिवॉल्ट भी कई उसके एम्पायर में कई रिवॉल्ट्स होने लगे, कई विद्रोह होने लगे और कई जो प्रांत थे, प्रोविंसेस जो थे, वो टूटने लगे। और इसी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो जाती है। तो उसके बाद आता है फ़िरोज़ तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो सक्सेसर था, उसका जो उत्तराधिकारी था, वो था फ़िरोज़ तुगलक। तो फ़िरोज़ तुगलक ने न ही रिवॉल्ट्स को दबाने की कोशिश की और न ही वापस जो प्रोविंसेस जो उसके हाथ से चले गए थे, तो उन प्रोविंसेस को भी जीतने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसने एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट को प्रमोट किया, कई टाउन बनवाए और भी कई सारे जो लर्निंग की जो चीज़ें थी, तो उनको पैट्रोनाइज किया। फ़िरोज़ के डेथ के बाद, फ़िरोज़ की डेथ होती है 1388 में, तो उसके डेथ के बाद उसका जो सल्तनत जो पीरियड था, मतलब उसका जो काल था, वो डिक्लाइन होने लगा, यानी कि सल्तनत पीरियड अब अंत की ओर बढ़ने लगा। तो राइज ऑफ न्यू किंगडम। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन था, आगे जो शासन था, जिसमें कि कई जो प्रोविंसेस थे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, सब टूट टूट करके उसे बिखर गए और उन्होंने अपना अलग ही किंगडम बना लिया, अलग ही राज्य बना लिया। और इन्हीं किंगडम में से विजयनगर और बहमनी किंगडम आते हैं, जो कि डेक्कन में थे। और बंगाल का किंगडम्स आता है जौनपुर, गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर एंड आसाम। ये सारी जो थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही ये अलग अलग हो गए, यानी बिखर गए। सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है तिमूर इन्वेजन, तिमूर का आक्रमण। तो तिमूर लंग, जिसको कि तिमूर दलेम भी बोला जाता है, तो ये जो था सेंट्रल एशिया में समरकंद के क्षेत्र के
का रूलर था और इसने 1398 में इंडिया पे आक्रमण किया था और नॉर्थ वेस्ट के कुछ टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद उसने दिल्ली को लूटा और समरकंद वापस जाते टाइम उसने और भी कई शहरों को लूटा, यानी रास्ते में जो भी शहर पड़े उन सबको वो लूटते चला गया और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वेल्थ यानी कि बहुत ज़्यादा धन लेकर के अपने साथ गया। उसने कुछ योग स्किल्ड आर्टिशन जो थे तो उनको भी ले गया, यानी कि जो स्किल्ड कलाकार थे, प्रशिक्षित कलाकार जो थे तो उनको भी वहाँ समरकंद ले गया ताकि वो वहाँ पे मॉन्यूमेंट बनवा सके, स्मारक बनवा सके। तिमूर ने अफ़गान चीफ जिसका नाम था खिज्र खां, तो उसके इंचार्ज में, यानी कि जब वो वापस जा रहा था, समरकंद वापस जा रहा था, तो उसने खिज्र खां नाम के एक अफ़गान चीफ को इंडियन टेरिटरीज़ का इंचार्ज बना करके चला गया। जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडियन टेरिटरीज़ का इंचार्ज बनाया था, उसी तरह से तिमूर ने भी खिज्र खां को इंडियन टेरिटरीज़ का इंचार्ज बना करके वो और वापस समरकंद चला गया। तो तुगलक जो थे वो अपने पावर को रिकवर नहीं कर सके तिमूर के आक्रमण के बाद और इनकी जो डिनेस्टी थी, तुगलक डिनेस्टी जो थी, वो 1412 में एंड हो गई। 1414 में खिज्र खां ने दिल्ली पे कब्जा जमा लिया और उसने सैयद डिनेस्टी की स्थापना की जो कि 1451 में ख़त्म हो गया, सैयद डिनेस्टी। नेक्स्ट है लोधी डिनेस्टी। तो लोधी डिनेस्टी जो है 1451 से 1526 तक चला। तो लोधी जो थे ये अफ़गान ट्राइब्समैन थे और वो इनमें से बहुत सारे जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ही इंडिया में एंटर किए थे। 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी डिनेस्टी की स्थापना की और 1489 में उसका सन सिकंदर लोधी उसका उत्तराधिकारी बना। तो सिकंदर जो था वो एक वो एक रूलर था, वो आर्ट और लर्निंग का पैट्रन था, वो आर्ट और लर्निंग को बहुत ही पसंद करता था। उसने आगरा सिटी की स्थापना की और उसको अपना कैपिटल बनाया। 1517 में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसका सन इब्राहिम लोधी जो था वो उसके शासन को अपने हाथों में ले लिया, यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी था वो इब्राहिम लोधी था। तो इन 1526 में बाबर जो कि सेंट्रल एशियन चीफ था, उसने इंडिया पे आक्रमण किया। उसने इब्राहिम लोधी को हराया, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर जो था इब्राहिम लोधी को हराता है और ये युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो लोधी डिनेस्टी जो थी, लोधी डिनेस्टी और दिल्ली सल्तनत इसके बाद ख़त्म हो गया, एंड हो गया। लोधी डिनेस्टी का भी अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। इसके बाद बाबर ने मुग़ल अम्पायर की नींव रखी, मुग़ल शासन की नींव रखी। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत। सल्तनत में कैसी शासन व्यवस्था थी? तो सल्तनत काल में, यानी कि दिल्ली सल्तनत को चलाना जो था वो एक इजी जॉब नहीं था, बहुत ही कठिन कार्य था, चूँकि ये बहुत बड़ा था और सुल्तान्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। डिफीटेड रूलर जो थे, यानी कि जो हारे हुए रूलर थे, जैसे कि राजपूत रूलर, तो उन्होंने तुर्किश रूल के खिलाफ अक्सर वो लोग जो थे अक्सर ही युद्ध किया करते थे और विरोध किया करते थे, विद्रोह कर देते थे। नोबल भी जो थे, नोबल भी वो सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और कई मंगोल आक्रमण हुआ जो कि सेंट्रल एशिया से हुआ और इसके कारण
सुल्तान को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाया, बहुत ही शक्तिशाली वो बन गए और उन्होंने राज किया।